आखिर बेहद अजीब तरीके से गुजर रही है मेरी भी ज़िंदगी। सोचा कुछ, किया कुछ, हुआ कुछ, मिला कुछ। अगर ऐसा हम अपने स्टूडेंट लाइफ में सोचते भी हैं तो गुनाह है साथियों, एक बहुत बड़े दुख को जन्म देने के बराबर है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, ये बात मायने नहीं रखता कि आपने ज़िंदगी में कितनी सांसें ली हैं। आप ये मान के चलें कि मायने ये रखेगा कि आपने उन सांसों में कितनी ज़िंदगियां जी हैं साथियों। फिलहाल इसी उम्मीद के साथ कि आप बहुत ही बेहतर ढंग से अपनी तैयारी को आयाम दे रहे हैं, क्योंकि अब हमारी हर सांसें इसकी कर्जदार होनी चाहिए। हर सांसें हमें अपनी पढ़ाई के लिए लगानी होगी। इससे हमें पता चल पाएगा कि हमने हर सांसों का कीमत निकाला है कि नहीं निकाला है। केवल सांसें लेते रहना ये ज़िंदगी नहीं है साथियों, यानी हमें अपने सांस की कीमत निकालनी होगी, हमें हर सांस की कीमत अदा करनी होगी। आइए एक कसम खाते हैं कि आज के बाद हम इस दम भर के ऐसे काम को, ऐसे कार्य क्षेत्र का निर्वहन करेंगे जिससे हमारा कार्यदायित्व तो बहुत ही बेहतर हो पाए। तो फिलहाल चोल साम्राज्य पार्ट 2 एपिसोड आपका स्वागत करता है। चोल साम्राज्य में आपका स्वागत है। जी हाँ, जहाँ इसका एक एपिसोड आप देख चुके हैं, जहाँ उस एपिसोड में इसकी पृष्ठभूमि को हम पूरी तरीके से सजा करके आपके सामने रख चुके थे। याद करिए, हम लोग दक्षिण भारत की सफ़र पे थे। याद करिए, हमने चोल साम्राज्य के बारे में बहुत कुछ आपको बताने का प्रयास किया। आज भी उसी चोल साम्राज्य की बची हुई कुछ झांकी दिखाने आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण शासनकर्ता से, या हम ये कह दें कि इस समय के महत्वपूर्ण दमखम रखने वाले राजा से आपकी मुलाकात कराने आए हैं। आज आप रूबरू होंगे राजराज प्रथम से, जिसने मंदिर बनवाया, बृहदेश्वर मंदिर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है? राजराज प्रथम ने, जिनकी अपनी अलग कहानी है। तंजौर अभिलेख जिनके बारे में साक्ष्य रखता है। आइए शुरुआत करते हैं साथियों एक दमदार कहानी की, राजराज प्रथम की। जी हाँ, चोल वंश के महत्वपूर्ण शासक राजराज प्रथम की बात आज हम करेंगे, जिनके पिता का नाम था उत्तम चोल। उत्तम चोल, जिनके पिता का नाम उत्तम चोल और माता का नाम वानवन देवी। वानवन देवी, ये इनकी माता का नाम है साथियों। ये हैं पिताजी और ये हैं इनकी माताजी। फिलहाल यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समस्या अब नहीं होगी, क्योंकि अब आप एक पृष्ठभूमि बना रहे हैं, एक ऐसी कहानी से रूबरू हो रहे हैं, एक ऐसे होनहार पुत्र को देखने जा रहे हैं जिसने वाकई में अपना लोहा मनवाया है। तो राजराज प्रथम इस वंश का, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। चोल वंश के साम्राज्य को विस्तारित करने के लिए इसने तमाम युद्ध लड़े, तमाम प्रकार की इसने योजनाएं संचालित की, अपने साम्राज्य को बहुत ही बेहतर दिशा में ले गया। जहां इस समय हमारा भारत आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, जहां हमारे भारत के तमाम छोटे छोटे राज्य एक बेहतर जीवन जीने के लिए लगातार प्रयासरत थे पर जी नहीं पा रहे थे, ऐसे समय में इस राजा ने अपने साम्राज्य को वो चीज दी जो काफ़ी अरसों से नहीं मिल पा रही थी। इसका मतलब हुआ कि इसने बहुत बेहतर काम किया। और ध्यान देना, किसी भी वंश का राजा अगर इस तरीके के कार्य क्षेत्र का निर्वहन करेगा और बहुत ही बेहतर ढंग से करेगा साथियों, तो पक्की बात है हम उसे वास्तविक संस्थापक कहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी बातों को आप समझ चुके हैं, काफ़ी दिनों से आप इतिहास से जुड़े हुए हैं साथियों। ये है वास्तविक संस्थापक। चोल वंश का अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो नो डाउट आप खुले मंच से कहिएगा, खुले मन से कहिएगा कि राजराज प्रथम है। जी हाँ, जब तक साक्ष्य हमें मिले ना, जब तक हमें उसके महत्वपूर्ण स्रोत ना मिल जाएं, हम किसी भी राजा या किसी भी कहानी पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। तो हमारे इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले हैं उसमें सबसे बड़ा साक्ष्य रहा है साथियों तंजौर अभिलेख। तंजौर अभिलेख, लगे हाथ दो क्वेश्चन याद रखेंगे हम लोग। तंजौर अभिलेख क्या है? तंजौर अभिलेख समझना, तंजौर में एक मंदिर बनवाया है राजराज प्रथम ने, बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है राजराज प्रथम ने, कहाँ? तंजौर में। और ये मंदिर की जो बनावट है, वाकई में ध्यान देना, मंदिर को इस तरीके से सजाया धजाया गया है कि मंदिर का जो प्रांगण है काफ़ी बड़ा बनाया गया है और इस प्रांगण के अंदर मूर्ति स्थापित की गई है साथियों। इस प्रांगण के अंदर तो मनमोहक वातावरण, मनमोहक सौंदर्य के साथ आप इस प्रांगण को देख पाएंगे। इस तंजौर अभिलेख साथियों, बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर अभिलेख में बृहदेश्वर मंदिर एक बेहतरीन साक्ष्य के रूप में हमारे सामने आता है। जो तंजौर अभिलेख है वाकई में ये मान के चलना एक मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। मैं इस मंदिर की बात करूं तो इसका प्रांगण बहुत बड़ा होता है।
प्रांगण बड़ा है और आप ये मान के चलें किनारे किनारे नृत्य वगैरह या शिक्षा जैसी संवादित क्रियाओं को संपादन किया जाता था, महत्वपूर्ण क्रियाओं का संचालन संपादन हुआ करता था। इस प्रांगण में बहुत बड़े भूभाग में मंदिर बनवाए गए और ये मंदिर अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी है। और इसमें आपको राजराज फर्स्ट की मूर्ति भी मिल जाएगी साथियों। राजराज फर्स्ट की मूर्ति भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस बृहदेश्वर मंदिर में। आप जाइए तंजौर और देख करके आइए तंजौर का ये विशाल मंदिर जिसे हम राजराज मंदिर भी कहते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जामिनर ऐसा ही पूछ चुके हैं कि बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया है और कहाँ है और ये किसके लिए बना, मतलब किसके बारे में साक्ष्य प्रस्तुत करता है। तो हम लोग कह सकते हैं सर राजराज प्रथम के बारे में ये अपने साक्ष्य अपने अभिलेखों को प्रस्तुत करता है। देखिएगा, यही नहीं, मैं यहीं रुकूंगा भी नहीं और ये रुका भी नहीं है साक्ष्य। चूड़ामणि बिहार देख के आइए साथियों, राजराज प्रथम से संबंधित है चूड़ामणि बिहार नागपट्टनम में। नागपट्टनम में जाइए और चूड़ामणि बिहार देख करके आइए। ये बौद्ध धर्म को समर्पित है, बौद्ध धर्म का है। इसका मतलब हुआ ये जो राजा हैं शैव धर्म के अनुयायी हैं, वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं, साथ ही साथ ऐसा नहीं किसी धर्म को गाली दे रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि अन्य धर्म को भी सिंचित कर रहे हैं, यानी हर धर्म के लोग हमारे इस समाज में रह सकते हैं। हर धर्म के लोग, हमारी भारतीय संस्कृति बहुत पुरानी है और बहुत ही समय से इन तमाम चीज़ों को सहेजे हुई है साथियों। देखना, ये राजा है और ये शैव धर्म का अवलंबी है, साथ ही साथ ये बौद्ध धर्म का बिहार बना रहा है। देख लीजिए, बौद्ध धर्म से संबंधित चूड़ामणि बिहार बना रहा है, जिसमें एक बहुत बड़े गांव को दान दिया गया था। उस गांव का नाम है ओने मंगलम। ओने मंगलम, ओने मंगलम ग्राम को दान दिया था किसने? राजराज प्रथम ने। किस लिए? इस चूड़ामणि बिहार को बनवाने के लिए या बनाने के लिए ओने मंगलम नामक गांव को दान दे दिया था। किसने? राजराज प्रथम ने। तो सोचिए, एक कल्पना करिए, इससे हम इतिहास को जी सकते हैं, इतिहास को महसूस कर सकते हैं कि वाकई में एक ऐसा राजा है जो शैव धर्म अवलंबी है, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के एक बेहतरीन संचालन के लिए, यानी बौद्ध धर्म की भी व्यवस्था बेहतर हो, तो ऐसी युक्ति को सोच करके एक बहुत बड़े गांव को दान देता है कि यहाँ पर एक बिहार बनाइए, यानी बिहार का मतलब एक मठ बनाइए जहाँ लोग आकर के बैठें और अपनी साधना क्रिया करें। ये मान के चलें तो चूड़ामणि बिहार नागपट्टनम में इसी उद्देश्य से इसने दान किया था। और देखना, प्रेमी तो इस कदर रहा ये, और ये साक्ष्य हैं साथियों, प्रेमी तो इस कदर रहा कि इसने अपनी दादी के लिए भी मंदिर बनवा दिया। देखना, इसकी दादी हैं सोम्बियन देवी का मंदिर इसने बनवा दिया, जिसे कहते हैं चोलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर इसने अपनी दादी की याद में बना दिया, जिसे ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां ने बनवा दिया। कुछ ऐसे देखो, ये अपनी दादी के लिए एक मंदिर बनवाता है जिसका नाम है चोलेश्वर मंदिर, और ये मंदिर इसकी दादी को समर्पित है, जिसे सोम्बियन देवी कहा गया। इसका मतलब हुआ कि ये लोग अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ करके दिखाते रहे होंगे, ये कहते रहे होंगे कि हमारा उनसे लिंक है, हमारा उनसे जुड़ाव है, ऐसा कुछ प्रदर्शन रहा होगा। अन्यथा फिर अपनी खुद की मूर्ति इस मंदिर में लगवाना, अपनी दादी के नाम की एक मूर्ति या अपने दादी की एक मूर्ति सोम्बियन नाम के एक स्थान पर सोम्बियन नाम की मूर्ति चोलेश्वर मंदिर में स्थापित करना, ये क्या अपने आप में बहुत कुछ कहने के लिए काफ़ी नहीं है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कैसी सोच थी और किस तरीके की व्यवस्थाएं थी उस समय। तो ये सारी बातें बताने के लिए आप काफ़ी देर से जुड़े हैं। देखना, नागपट्टनम में एक मंदिर और मैं आपको बता दूं जिसका नाम है विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर का भी निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया है। ये राजराज प्रथम के महत्वपूर्ण साक्ष्य रहे साथियों। हम लोग अभी तक जो देख पाए हैं, उत्तम चोल पिता, माता वन देवी, वास्तविक संस्थापक क्यों कहा, इस पर विस्तृत चर्चा प्रस्तुत की गई। तंजौर अभिलेख साक्ष्य है, गवाह है, वहाँ पर बृहदेश्वर मंदिर बना हुआ है, राजराज प्रथम की मूर्ति मिलेगी। चूड़ामणि बिहार बनवाया है, जिससे पता चलता है कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी इसके दिल में काफ़ी जगह थी, वो काम इसने किया है। और अपनी दादी के लिए भी इसने एक मंदिर चोलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया है साथियों। तो ये महत्वपूर्ण साक्ष्य इसके बारे में रहे। देखना जरा, इसको कुछ उपाधियां मिली हैं और कुछ इसके अन्य नाम हैं, वहाँ से भी प्रश्न आते जाते रहे हैं, इसलिए हमारा दृष्टिकोण वहाँ भी होगा। देखिएगा, अगर हम अन्य नामों की बात करें साथियों, अन्य नामों की, इस व्यक्ति के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो देखना, एक नाम लिखिएगा शिवपदा शेखा, यानी शिव भक्त था, शिव को मानने वाला था,
शिव के पद पर चलने वाला था, इसलिए इसे शिवपदा शेखा एक अन्य नाम से भी जानते थे। आगे देखिएगा, इसको मुरलीधर भी कहते हैं। एपिसोड 1 में हम ये बात बता चुके हैं। मुरलीधर क्यों कहा गया? क्योंकि इसकी मुद्रा पे मुरलीधर का अंकन किया गया। इसकी जो मुद्राएं संचालित की गई, जो मुद्राएं सामने आई, उसमें मुरलीधर का अंकन था, अतएव इसे लोग ये मानते हैं कि इसका एक और नाम था मुरलीधर। साथियों, मुद्रा की वजह से देखिएगा, एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत कह सकते हैं अरमोली बर्मन। अरमोली बर्मन इसका मूल नाम था। साथियों, कभी पूछ लिया जाए कि राजराज प्रथम का मूल नाम क्या था, तो अरमोली बर्मन। आप ये कतई घबराएं ना कि सर इतने कठिन नाम हैं तो याद कैसे करेंगे, याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये दक्षिण भारत के नाम हैं और वह कुछ ऐसी भाषाओं का उद्भव हुआ, तमिल, तेलुगु, संस्कृत, तो इन भाषाओं के उच्चारण में थोड़ी सी समस्याएं हमें और आपको हो सकती हैं, तो याद करने में भी कठिनाइयाँ होंगी फिलहाल। लेकिन जो नाम है वो नाम है, आपको तो याद करने ही पड़ेंगे। तो अन्य नाम में ये नाम आप याद रखेंगे, शिवपदा शेखा, मुरलीधर और अरमोली बर्मन। ये नाम किसके हैं? चोल साम्राज्य राजराज प्रथम के। देखना, इसने कई विजय की, कई युद्ध लड़े और इसलिए इसे उपाधियों से नवाजा गया। और अगर हम एक देखना, इस चीज़ को हम चाहे तो बहुत लंबा कर सकते हैं साथियों। फिलहाल हम चाहते हैं कि आप कम समय में ज़्यादा तथ्य का आकलन कर पाएँ। देखना, उपाधि बताऊंगा तो आपको बता दूंगा कहाँ का युद्ध इसने जीता था, इसलिए उपाधि से दी गई है। देखना, हम अगर उपाधि की बात करें, उपाधियों में देखना, एक है सिंगलांतक। सिंगलांतक बहुत ही फेमस उपाधि इसकी रही। सिंगलांतक इसे क्यों कहा गया? तो ध्यान देना, इसने सिंघल को जीता है। सिंघल जीत, सिंघल जीत के कारण इसे सिंगलांतक कहा गया। अब आपका मन मस्तिष्क थोड़ा सा विवश होगा और ये जानने के लिए सर हमें इस बात से रूबरू कराइए कि सिंघल कौन है। तो ध्यान देना, इसके समय की थोड़ी सी गाथा, थोड़ी सी कहानी मैं आपको दे ही देता हूँ यहाँ समझने के लिए। बस थोड़ा सा हल्की सी स्पेस लेकर के मैं आपको दे रहा हूँ। ये है आपका श्रीलंका, और श्रीलंका को हम उस समय सिंघल कहा करते थे साथियों। सिंघल, ठीक, सिंघल कहा करते थे। और इस सिंघल को उसने जीता था, यहीं पर अनुराधपुर था। अनुराधपुर का एक स्थान है पोलो नुरुआ। पोलो नुरुआ, पोलो नुरुआ को जीतने के बाद इसने उस स्थान को क्या बना दिया? राजधानी। ऐसा क्यों किया गया? ये सब तो आपको अगर विस्तृत रूपरेखा लिखना हो तो मेरे हिसाब से कुछ सोचना नहीं है, केवल शब्दांश याद होने चाहिए, शब्द याद होने चाहिए महत्वपूर्ण। देखना, मैं ये कह सकता हूं कि इसने सिंघल को जीता, अतः इसे सिंगलांतक कहा गया। सिंघल का मतलब अनुराधपुर, अनुराधपुर का मतलब उत्तरी श्रीलंका। उत्तरी श्रीलंका को जीता और वहाँ पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, यानी इन तमाम चीज़ों के बारे में इस दिशा में अपना दृष्टिकोण बेहतर साबित करने के लिए कि किस तरीके से अपने साम्राज्य का बेहतर संचालन मैं कर पाऊंगा, इसी उद्देश्य से इसने काम क्या किया कि पोलो नुरुआ को राजधानी बना दिया। तो पोलो नुरुआ राजधानी बनी। पोलो नुरुआ स्पेस आपको कहाँ मिल रहा है? लंका में मिल रहा है साथियों। देखना, और जिस साम्राज्य की बात हम कर रहे हैं यही तो है साम्राज्य, ये है चोल वंश। और आप देख सकते हैं चोल के ठीक नीचे यहाँ पांड्य रहे, और पांड्यों के ठीक ऊपर यहाँ आप देख पाएंगे चालुक्य रहे हैं। बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, ये सब यहाँ रहे हैं। और इस क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो केरल रहा है, केरल का साम्राज्य रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। आप भारत के मैप की व्यवस्था को इस तरीके से अपने मस्तिष्क में रख सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके एपिसोड 1 में बता रखा है, इसलिए दोबारा इस पर चर्चा करना उचित नहीं समझ रहा हूँ। फिलहाल इतनी बात आप समझिएगा। तो सिंघल को जीता है, वहाँ पर राजधानी बनाया है पोलो नुरुआ को, और इसलिए अब इसे सिंघलांतक कहा जाएगा। आसान है ना? तो हमें एक शब्दावली याद करनी है, उससे स्पेस में हम तमाम चीज़ों को अपने मस्तिष्क में सजा पाएंगे। तो सिंघलांतक, सिंघल जीत के कारण देखिएगा जयगोंद, जयगोंद इसे कहा गया। जयगोंद क्यों? क्योंकि इसने पांड्यों को हरा दिया साथियों। पांड्य जीत के कारण मैप में देख सकते हैं व्यवस्था, पांड्य नीचे की तरफ है, इन्हें भी पराजित किया इसने। आगे देखिएगा कैलिंग कुलांतक, कैलिंग कुलांतक, इसे कैलिंग कुलांतक की उपाधि दी गई। क्यों? क्योंकि इसने उत्तर भारत में कलिंग विजय भी किया था। उत्तर भारत में कलिंग विजय करने के कारण इसे हम इस उपाधि से भी जानते हैं या नवाज देते हैं। क्लियर है? यहाँ तक की बातें हैं मेरे हिसाब से आप बहुत ही बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं, बहुत ही बेहतर लग भी रहा होगा राजराज प्रथम की कहानी आपको। तो पुनः आप ये बात मान के चलें कि इसके जो अन्य नाम हैं, क्योंकि इसके जैसे मेरे कहने का मतलब मेरे बचपन के दृष्टिकोण से तमाम प्रकार के नामकरण लोग कर दिया करते हैं, ठीक वही था कि ये इसका जो जीवन चरित्र है, इसके जीवन जिस तरीके से शैव धर्म को मानने वाला है, भगवान शिव के लिए समर्पित है, इसलिए इसे शिवपदा शेखा कहा गया, मुरलीधर कहा गया, और फिर
इसका मूल नाम था अरिमोलिवर्मन। जी हाँ साथियों, तो ये नामों से व्यवस्था थी, ये उपाधियों से व्यवस्था है, और उपाधियों से संबंधित आप युद्धों को भी समझ रहे हैं और इस रूपरेखा को भी आप शायद समझ गए हैं। मेरा दायित्व ये था राजराज प्रथम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कहानियों से आपको बता पाऊं और इससे जुड़ी हुई चीज़ों को आपको दे पाऊं। देखना, इसी दृष्टिकोण में अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें और साझा करूं साथियों, तो इसकी जो आर्थिक उपलब्धि रही है, आर्थिक राजनीतिक तो ये आप मान के चलें। अब अगर हम इसके आर्थिक उपलब्धियों पर आएँ, केवल आर्थिक उपलब्धियों पर नोट करिएगा साथियों, बेहतर ढंग से अपनी नोटबुक बनाइएगा। आर्थिक अगर उपलब्धियों की हम बात करें तो आर्थिक उपलब्धियों में सबसे बेहतर व्यवस्था इसकी क्या रही? इसने भूमि की पैमाइश की है, ये बड़ी मजेदार बात रही। देखना, पहली व्यवस्था मैं कह सकता हूं भूमि की पैमाइश। भूमि की पैमाइश करने का मतलब भूमि का जायजा लेना। पैमाइश का मतलब जायजा होता है कि कौन सी भूमि की उर्वरा शक्ति कितनी है, तो उस उर्वरा शक्ति के अनुसार उस भूमि पर कर लगाना। जैसे मेरे कहने का तात्पर्य हो गया कि मेरे पास 10 बीघा जमीन है और आपके पास भी 10 बीघा जमीन है। चलो आप वाला उपजाऊ कर देता हूं, अपना वाला अनुपजाऊ कर लेता हूं। तो मान लो आपकी उपजाऊ भूमि है और मेरी अनुपजाऊ भूमि है, तो यार खुद ही सोचो कि जितना आप पैदा करोगे क्या उतना मैं भी पैदा ही कर लूँगा? क्या मेरे भी भूमि उतनी ज़्यादा अन्न का उत्पादन करेगी? शायद नहीं। ये बात आपको बिल्कुल पता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों बराबर करेंगे। लेकिन टैक्स आपसे बराबर लिया जाए भूमि के हिसाब से तो गलत है ना, बुरा है ना, क्योंकि आप तो ज़्यादा पैदा कर रहे हो और मैं कम पैदा कर रहा हूँ। तो इसकी पैमाइश कराता है कौन? राजराज प्रथम, और कहता है भूमि की पैमाइश कीजिए और भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार ही टैक्स लगाइए। ये बेहतर रहा। तो भूमि की उर्वरा शक्ति के अनुसार कर, उर्वरा शक्ति के अनुसार कर लगाता है। शक्ति के अनुसार इसने क्या लगाया? कर साथियों, उर्वरा शक्ति के अनुसार इसने कर लगाया है। ठीक, क्लियर है? तो ये इसकी आर्थिक उपलब्धियों में बहुत विशेष बात रही है, बहुत ही बड़ी बात रही है साथियों। तो ये मान के चलें कि राजराज प्रथम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नावलियों को हम आप तक पहुंचा पाए हैं। क्या आपको यहाँ तक आज अभी तक सारी बातें बेहतर लगी हैं? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। हम ये मान के चलते हैं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जहाँ इस कहानी को बेहतर ढंग से हम एक बेहतर आयाम तक पहुँचाना चाहते हैं, कहानी में दिलचस्पी बहुत है वाकई में। देखना, एक दिलचस्प कहानी आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा कर रहा हूँ, जहाँ हमने बात किया है अभी थोड़ी देर पहले एक लंका जैसे देश की बात की, एक द्वीपीय देश की बात की, जहाँ पर आपने देखा कि इस हिस्से को जिसका नाम था अनुराधपुर, इस हिस्से को जिसका नाम था अनुराधपुर, और जहाँ पर पोलो नुरुआ को राजधानी बना लेता है कौन? पोलो नुरुआ राजधानी बना लेता है कौन? राजराज प्रथम। जी हाँ, राजराज फर्स्ट जहाँ राजधानी बनाता है पोलो नुरुआ को, जिससे यहाँ पर अपना देख रेख कर सके, यहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर सके, इस उद्देश्य से ये राजधानी बनाई जाती है। फिलहाल देखना, इस पूरे मामले को जय मंडल के नाम से जाना जाता था साथियों, जयनाथ मंडल, जयनाथ मंडल। अब ये जहाँ पिता की कहानी समाप्त होगी, पिता यहाँ शैव मंदिर बनवाएगा, पिता यहाँ शैव मंदिर बनवाता है। शैव मंदिर का मतलब हुआ कि अपनी संस्कृति की छाप भारत से लेकर के लंका तक पहुंचाता है। ऐसे राजा को सैल्यूट बनता है साथियों। राजराज फर्स्ट अपने शैव धर्म को लंका तक पहुंचाने का काम करता है, इस बात को भी याद रखेंगे हम लोग। इसका मतलब हुआ अपने वर्चस्व को, अपनी संस्कृति को हम कहाँ ले गए हैं? लंका में, यानी यहाँ हमने जीत हासिल की है साथियों। देखना, ये कहानी अब यहीं से थोड़ा सा हम आगे आपको ले जाएंगे और दिलचस्पी के साथ आपको जोड़ेंगे। देखना, राजराज प्रथम का बेटा आएगा राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र फर्स्ट, और ये राजेंद्र फर्स्ट के आने के बाद कहानी थोड़ी सी और दिलचस्प होगी। दिलचस्पी मतलब ये कि राजेंद्र फर्स्ट कहीं इनसे ज़्यादा प्रतापी निकलेगा। अपनी पिता की बनाई हुई संस्कृति को, अपनी पिता की बनाई हुई विरासत को बहुत आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है ये लड़का। राजेंद्र फर्स्ट गद्दी पर बैठ गया है। लगभग 1014 ईस्वी के आसपास का ये मामला होगा, क्योंकि आप ये मान सकते हैं कि 985 ईस्वी से लगाकर 1014 ईस्वी तक राजराज फर्स्ट का कार्यकाल रहा है। इसके ठीक बाद राजेंद्र फर्स्ट जब ये सिंहासन संभालेगा, गद्दी संभालेगा, तो कहते हैं कि भूचाल सा आता है, सिंहासन हिल उठते हैं, प्रजा एकदम साए साए करने लगती है। इसका मतलब हुआ कि एक खतरनाक राजा अब बैठा हुआ है भारत की गद्दी पर, दक्षिण भारत की गद्दी पर, और अब ये पूरे विस्तार चाहता है, बहुत बड़े विस्तार को अपना जगह देना चाहता है। देखना, पिता ने आधा लंका जीता था और बाबू साहब ने पूरा लंका जीता है साथियों। बाबू साहब ने पूरा लंका जीता है, ये बात आप याद रख पाएंगे। और देखना, उस समय यहाँ के राजा हुआ करते थे महेंद्र पंचम। महेंद्र पंचम राजा हुआ करते थे। महेंद्र पंचम को बंदी बना लेता है
और 12 वर्ष की कारावास के बाद, 12 वर्ष की कारावास कहाँ, आपके भारत में बिताने के बाद इनकी मौत हो जाती है महेंद्र पंचम की। राजेंद्र फर्स्ट काम करता है, पूरी लंका को जीत लेता है, वहाँ के राजा को बंदी बना लेता है, बंदी बना करके अपने भारत में रखता है। 12 वर्ष के बाद उनकी क्या हो जाती है, यहाँ पर मौत हो जाती है। तो इसका मतलब हम इसके पराक्रम को देख पा रहे हैं। इसी पराक्रम को देखते हुए, ऐसी व्यवस्था को समझते हुए कि ये राजा बहुत ही बलशाली है और बहुत कुछ इसने अपने इतिहास में अपने आप को प्रमाणित करने का काम किया है। तो स्मिथ साहब ने, स्मिथ का नाम सुना होगा, स्मिथ जी ने इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है साथियों, दक्षिण भारत का नेपोलियन कह के पुकारा है। स्मिथ साहब ने इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा है। आप समझ सकते हैं और याद भी रख सकते हैं कि उत्तर भारत का नेपोलियन हम लोग समुद्रगुप्त को कहते हैं और दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र फर्स्ट को कहते हैं। ये बात बोला किसने, स्मिथ ने। और यहीं देखना, यही है नीलकंठ शास्त्री साहब, नीलकंठ शास्त्री, इनका भी नाम याद रखेंगे, ऐसे ही प्रश्न बनाए जाते हैं साथियों। नीलकंठ शास्त्री जी ने इसके विजय अभियान की, किसके, राजेंद्र फर्स्ट के, ध्यान रखना, विजय अभियान की तुलना सिकंदर के विजयों से की है। अभियान की तुलना किससे की है, सिकंदर के विजय से की है। तो सिकंदर लिख रहा हूँ, आप इसको समझ जाइएगा। विजय अभियान की तुलना सिकंदर से, यानी सिकंदर के विजयों से की है। यानी इसका जो विजय अभियान का है वो सिकंदर जैसा है। इसका मतलब ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राजा है। देखना, हम बात करें इसके उपाधियों की साथियों, उपाधियां यूं ही नहीं दी जाती थी दान में। देखना, उपाधियां इसको मिला है पंडित चोल की, पंडित चोल। क्यों पंडित चोल? इसलिए क्योंकि पांड्यों को पराजित किया, पांड्यों को हराया और मदुरा को मुख्यालय बनाया। मदुरा को क्या बनाता है, मुख्यालय बनाता है साथियों। पांड्यों को हरा करके मदुरा को क्या बना देता है, मुख्यालय बना देता है। इसलिए इसकी एक उपाधि है पंडित चोल। देखना, अगली उपाधि और भी खतरनाक है, कटाधिपति और कडारकोंड। देखना, ये दो उपाधियां इसलिए दी गई हैं इसे क्योंकि इसने द्वीपों पर कब्जा कर लिया है, द्वीपों पर जीत हासिल की है। द्वीपों का मतलब हुआ कि हमारे भारत के आसपास जो अन्य द्वीप थे छोटे छोटे, उन तमाम द्वीपों पर इसने क्या कर लिया, जीत हासिल कर ली। यानी लंका को ही नहीं, अन्य जो छोटे छोटे द्वीप हैं उन सब पर इसने कब्जा कर लिया। केरल के पास द्वीप, यानी भारत के इन हर तरफ के द्वीप, या इधर भी जो द्वीप हैं छोटे छोटे, उन सारी द्वीपों पर किसका कब्जा था, इसका कब्जा था। और अब देखना, जब हमारे कब्जे बढ़ गए हैं तो हमारा चीन से थोड़ा सा नज़दीकी बढ़ जाएगी और हम चीन के पास दूत भेज देंगे। चीन के पास दूत भेजा इसने, चीन के पास दूत भेजने का काम किया है। दूत भेजने का काम इसलिए रहा होगा, हो सकता है व्यापार वगैरह करने के लिए इसने चीन के पास क्या भेजा है, दूत भेजा है। और ये सारी कहानी आपके सामने चल रही है। इधर भी द्वीप सबको जीतने के बाद चीन के थोड़े से करीब हम आ जाते हैं, यानी हमारा रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। ये चीज़ है। देखना, ऐसे ही नहीं, इसके जीत के चर्चा ऐसे ही नहीं होती। देखना, म्यांमार का नाम सुना होगा ना। म्यांमार को उस समय कहा जाता था अराकान कोमा या अराकान पेंगू, अराकान कोमा या अराकान पेंगू के नाम से जाना जाता था। कहते हैं कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के घोड़े भी थक गए, चढ़ नहीं पाए। चंद्रगुप्त मौर्य को आपको पता है पूरे भारत को जीतने वाला राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के घोड़े भी यहाँ चढ़ नहीं पाए थे, इस पहाड़ी को काट नहीं पाए थे, इस पहाड़ी को लांघ नहीं पाए थे। इसका मतलब वो भी इस जगह, इस विजय से वंचित रह गया था। लेकिन राजेंद्र फर्स्ट नहीं। कहा जाता है कि राजेंद्र फर्स्ट ने अराकान पेंगू को भी क्या किया था, जीत लिया था साथियों, जीत लिया था। देखिए, ये सारी बातें हैं। अगर कोई शासक, कोई राजा इस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, जो भारत ही नहीं अन्य तमाम जगहों पर पहुंच रहा है। देखना, कलिंग विजय भी की है इसने। कलिंग के राजा महिपाल फर्स्ट को हराया, महिपाल फर्स्ट को पराजित किया इसने, महिपाल फर्स्ट पराजित किया। देख लिया, तो विजय है ना। कितनी विजयों का आप गाना गाएंगे, कितनी विजय की गवाही देंगे राजेंद्र फर्स्ट की, वो कम है। राजेंद्र फर्स्ट ने भारत में तो जीत हासिल ही की, साथ ही साथ भारत के अन्य पास के जो द्वीप हैं उन सब पर अपना कब्जा
जमाई दिया। तो एक बहुत बड़े शासन प्रणाली को इसने प्रदर्शित किया। कुछ इसके महत्वपूर्ण साक्ष्यों को भी याद कर लीजिए साथियों। साक्ष्य का मतलब प्रमाण कहाँ से मिले हैं, याद रखिएगा। एक प्रमाण है आपका तिरुवलगाड़ू अभिलेख, ये है प्रमाण। और दूसरा आप याद रखेंगे करंदय दानपत्र। ये दोनों महत्वपूर्ण साक्ष्य इसके हैं जो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। इस साक्ष्य को भी आप याद रखेंगे। तो ये कहानी रही किसकी, राजराज प्रथम की और उसके पुत्र राजेंद्र फर्स्ट की। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हमें उम्मीद है कि हम जिसे दक्षिण भारत का नेपोलियन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं इसकी बात आप समझ चुके, क्योंकि इसने पूरा विजय किस तरीके से किया है। यहाँ तमाम ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। पांड्यों को हराने के बाद राजेंद्र प्रथम ने मुख्यालय किसे बनाया था, तो मदुरा को मुख्यालय बनाया। विजय अभियान की तुलना सिकंदर से किसने की है, नीलकंठ शास्त्री ने की है। और ये राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र है, तो राजराज फर्स्ट का, जिसे चोल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो आज का जो पूरा एपिसोड रहा, इसमें क्वेश्चनों की भरमार रही। और ये मान के चलें कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, और अगर लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आपका बनता है साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं हम आपसे नए एपिसोड में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।